हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। तो छात्रों, कल हमने देखा था कि जो कारक है उसकी परिभाषा और उसके जो चार भेद है वह हम देख चुके हैं। वो चार भेद यह थे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। आज हम अगले चार भेद देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है अपादान कारक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से दोहराता हूं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यह एग्जाम्पल दिया है उदाहरण के तौर पर, पंकज कमरे से बाहर निकल गया। अब हमारी जो परिभाषा है वो क्या कहती है और ये जो उदाहरण यहाँ पे दिया है इसको हम समझ लेंगे। तो देखिए कि पंकज कमरे से बाहर निकला, यानी कि कर्ता जब किसी चीज को छोड़ता है या फिर एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु से अलग होती है, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे अपादान कारक। जैसे संज्ञा, जैसे यहाँ पे कहा गया है संज्ञा यानी कि जो भी हमारा कर्ता रहेगा या फिर सर्वनाम रहेगा, वाक्य में कर्ता रहेगा या फिर सर्वनाम रहेगा। यहाँ पे पंकज लिखा, यहाँ पे वह भी हो सकता है ना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है, अभी जो क्रिया है वह अलग होने का एहसास करेगी, वो जताएगी या फिर हमको जानकारी देगी अलग होने की। जैसे यहाँ पे लिखा है बाहर, बाहर निकला, ठीक है, निकला, ठीक है, तो निकलना। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के अलग होने का बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। और यहाँ पे उदाहरण के तौर पर पंकज कमरे से बाहर निकला। अभी कमरा और पंकज, ठीक है ना, पंकज कमरे से बाहर निकला तो पंकज ने कमरे को छोड़ दिया, है ना, तो पंकज कमरे से अलग हो गया। तो ये अलग होने का एहसास जो है पंकज कमरे और बाहर निकला, ये दोनों को जोड़ता है से। जो हमारा कारक चिन्ह है, अपादान कारक चिन्ह है से, है ना। तो पंकज कमरे से बाहर निकला, ये दोनों शब्दों को, पहले तो ये शब्दों को जोड़ता है से, उसके बाद ये भी जताता है कि दोनों अलग हो गए, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। तो अलग होना, ध्यान में रखिए कि अलग होना यानी अपादान कारक में होता है भाई, है ना। दूसरा देखेंगे हम, मीना पाठशाला से चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा से, ठीक है। तो मीना पाठशाला से चली गई, यानी मीना ने पाठशाला छोड़ दी, यानी कि फिलहाल के लिए नहीं, क्या लेफ्ट हो चुकी है वहां से। तो मीना पाठशाला से चली गई, ठीक है। मीना अभी अभी पाठशाला से आई है, यानी कि उसने वो पाठशाला से चली गई है ना। तो पाठशाला और मीना, है ना, मीना ने पाठशाला को छोड़ा यानी कि वो वहां से चली गई, ये एहसास कराता है चली गई, और इनको जोड़ता है से। इसलिए छोड़ना, अलग होना, एक वस्तु से या फिर संज्ञा या सर्वनाम जो है उससे चीज दूर होना, ये अपादान कारक में आता है और हमारा चिन्ह है से। ये दो उदाहरण दिए आपको, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह है की, ठीक है, की का ये है ना, आ जाएगा आपको। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है, इसमें हमने अलग होते हुए देखा, अब इसमें हम संबंध जोड़ेंगे, लाएंगे। ठीक है, तो मैं परिभाषा दोहराता हूं, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। समझ में आया? दो वस्तु का अभी हम क्या करेंगे, संज्ञा के साथ उसका संबंध
प्रस्तापित करेंगे। ठीक है, तो मैं उदाहरण के तौर पर ये दो उदाहरण दिया हूँ। यह यश की पुस्तक है। अब यश और पुस्तक, इन दो शब्दों में संबंध प्रस्तापित किया है कि इस कारक चिन्ह ने, संबंध कारक, इसका नाम ही है संबंध, संबंध जोड़ना, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह यश की पुस्तक है। यश और पुस्तक, इनमें संबंध प्रस्तापित करने का काम कि इस कारक चिन्ह ने किया है, तो इसलिए यह बन जाता है संबंध कारक। ओके, इतना समझ में आया। दूसरा उदाहरण देखेंगे। वह मीना का कमरा है। मीना और कमरा, मीना और कमरा, इन दो शब्दों को पहले तो ये का जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि मीना और कमरा, इनमें संबंध आया है ना। यह मीना का कमरा है, वह मीना का कमरा है ना, ऐसा संबंध आया है। मीना और कमरे में संबंध लाने वाला जो चिन्ह है वह है का, कारक चिन्ह हमारा का या फिर की, है ना, ये आ सकता है उसमें संबंध कारक। तो इस तरह अपादान कारक और संबंध कारक यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अधिकरण कारक। ठीक है, तो अधिकरण कारक की परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध हो, ठीक है ना, आधार या स्थान का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। फिर से मैं परिभाषा को दोहराता हूँ। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का जो चिन्ह है वो है में, ठीक है ना। अधिकरण कारक का चिन्ह जो है वो है में, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, मुंबई में बहुत सभ्य नागरिक है, या फिर मुंबई में बहुत सभ्य नागरिक रहते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुंबई ये एक स्थल है, यानी कि स्थान है, ठीक है ना, जगह है, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नागपुर में संतरे अच्छे मिलते हैं। नागपुर भी एक स्थल है, स्थान है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार या फिर स्थान का बोध होता है। अभी मुंबई एक क्या है, संज्ञा है, नागपुर भी संज्ञा है, ठीक है। तो ये स्थान या फिर स्थल या फिर आधार का हमें यहाँ पे क्या कराता है, ज्ञान कराता है, या फिर उसका जो पोजीशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो यहाँ पे मालूम गिरती है। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये अधिकरण कारक, यानी कि एक स्थान इसमें दर्शाता है, इसलिए अधिकरण कारक ये कारक बन जाएगा, ठीक है। फिर से आपको मैं एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ कि नागपुर एक स्थल है, स्थान है, साथ में संज्ञा भी है नागपुर। तो ये एक पोजीशन या फिर स्थल का हमें क्या कराता है, आभास या फिर ज्ञान कराता है। इसलिए संतरे अच्छे मिलते हैं, लेकिन कहाँ मिलते हैं, तो नागपुर में। नागपुर एक स्थान है, स्थल है, तो हमें मालूम गिर रहा है कि नागपुर में मिलते हैं ना, वो स्थान या फिर स्थल हमें पता चल गया है। इसलिए जो भी नागपुर को लग के क्या आया है, अधिकरण कारक चिन्ह, यानी कि में लग के आया है, तो ये हो गया अधिकरण कारक, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे संबोधन कारक। संबोधन यानी कि आवाज देना, पुकारना, बुलाना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लेंगे, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है। फिर से मैं दोहराता हूँ, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है, उससे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन यानी कि आपको पता चल गया कि आवाज देना, पुकारना, बुलाना किसी को, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, हे भगवान, पता नहीं आतंकवाद का सिलसिला कब खत्म होगा, ठीक है ना। तो हे भगवान, अभी आप यहाँ पे
भगवान को आवाज़ दी गई है, पुकारा गया है ना, और दिल से पुकारा गया है, अचानक पुकारा गया है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का यहाँ पे उपयोग हो जाएगा। हमेशा क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और ये जो भी शब्द है ये अचानक भाव, ये तो भाववाचक क्या बोलते हैं, भाववाचक अव्यय है, आपको पता है ना। लेकिन ये भाववाचक कैसे आते हैं, तो अचानक हमारे मन में भावना प्रकट होती है, किसी को अचानक हम आवाज़ दे देते हैं, पुकारते हैं, है ना। सांप दिखने के बाद अरे बाप रे, है ना, ऐसे हमारे चेहरे पर जो भाव प्रकट होते हैं, उसी का यह जो एक प्रकार है किसी को आवाज़ देना, है ना। तो हे भगवान, पता नहीं आतंकवाद का सिलसिला कब खत्म होगा, तो किसी को पुकारना, आवाज़ देना, संबोधन, तो ये है। दूसरा देखेंगे, छात्रों ध्यान से सुनो, है ना। कभी कभी हमारे अध्यापक शिक्षक कक्षा में हमें इस तरह पुकारते हैं कि छात्रों ध्यान दो, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये भी संबोधन है, आवाज़ देना है, पुकारना है। वो शिक्षक पुकार रहे हैं ना सभी को, है ना, आवाज़ लगा रहे हैं ना। तो ये भी छात्रों ध्यान से सुनो, ये भी हमारा संबोधन कारक। और इसके जो चिन्ह है, हे, अरे, अजी, है ना, तो ये सारे जो है शब्द संबोधन कारक में आते हैं। तो इसी प्रकार हमारा कारक यानी कि केस यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ठीक है ना, तो धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।